नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कल का बाजार। और आज के सेशन की बात करें तो लंबी छुट्टी के बाद मार्केट्स की आज शुरुआत हुई और काफी अच्छा सेशन आज का रहा, क्योंकि बाजार रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद हुआ है। सेंसेक्स निफ्टी रिकॉर्ड ऊंचाई पर क्लोज हुए हैं और इनफैक्ट निफ्टी बैंक भी देखेंगे तो वो भी दिन के ऊपरी स्तरों पर ही क्लोज होने में कामयाब हुआ है। इंटरेस्टिंग ये है कि अब मिड कैप में भी खरीदारी हुई है और मिड कैप इंडेक्स लगातार 12वें दिन बढ़त के साथ बंद होने में कामयाब हुआ है। बैंकिंग, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, इन स्पेस में अच्छी मोमेंटम देखने को मिला है। इसके अलावा ऑटो, मेटल्स, रियल्टी स्टॉक्स में भी अच्छी स्ट्रेंथ आज के सेशन में रही। हालांकि तेल, गैस, फार्मा, आईटी यहाँ पर थोड़ा मुनाफा वसूली का दबाव आज के सेशन में रहा था। वहीं अगर आज आप संस्थागत निवेशकों के आंकड़े देखेंगे तो एफआईज की ओर से खरीदारी हुई है और अच्छे खासे क्वांटम में एफआईज ने बाइंग की है, लगभग 5,000 करोड़ की, क्योंकि 4,900 करोड़ की बाइंग उन्होंने की और डीआईज ने मुनाफा लिया है 3829 करोड़ के आसपास का। तो एफआईज भरपूर तरीके से भारतीय बाजारों की तरफ लौटते हुए और काफी अच्छे क्वांटम में उनकी ओर से लगातार पिछले कई सत्रों से हमने खरीदारी देखी है। अब कल का सेशन क्या रहेगा, लेवल्स क्या इंपॉर्टेंट होंगे, इस पर बातचीत करेंगे। साथ ही आपके तमाम सवाल जो रहेंगे इशू में वो भी हम शामिल करेंगे। मानस जायसवाल आज के एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद है और कुछ स्टॉक्स भी हैं जहां पर खबरों का इंपैक्ट कल दिखेगा। लक्ष्मी विलास बैंक एकल फोकस में रहेगा, क्योंकि लक्ष्मी विलास बैंक से ग्राहक 25,000 रुपए से ज्यादा नहीं निकाल पाएंगे। सरकार ने बैंक पर 1 महीने का मॉरिटोरियम लगा दिया है और मॉरिटोरियम आज शाम 6 बजे से लागू हो गया है और ये 16 दिसंबर तक लागू रहेगा। इस पर बातचीत करने के लिए प्रदीप पंड्या हमारे साथ मौजूद है। प्रदीप, बताइए आप कैसे देखते हैं इस खबर को और क्या डिटेल्स हैं इससे जुड़ी हुई? देखिए, अब जिस तरह से जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि हम जो बात कर रहे थे कि आरबीआई को मैच मेकर की भूमिका निभानी होगी और वो डीबीएस बैंक के साथ मर्जर का एक प्रपोजल लेकर आ रहे हैं, तो जाहिर है कि ये सॉल्यूशन आपको आने वाले 1 महीने के दौरान देखने को मिलेगा और ये पूरा रेजोल्यूशन की तरफ बढ़ रहा है। एक बार फिर से हम ये देख रहे हैं कि आरबीआई को इंटरवीन करना पड़ रहा है इस तरह के मामलों में और आरबीआई के मध्यस्थता के साथ ही मर्जर के प्रपोजल सामने आ पा रहे हैं, ना कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की ओर से, बैंक के खुद के मैनेजमेंट की ओर से ये डील्स हो रही हैं। तो ये एक मुझे लगता है राहत की बात है बैंक के डिपॉजिटर्स के लिए। तो बैंक के डिपॉजिटर्स के लिए डेफिनेटली राहत की बात है। और अभी इनफैक्ट ये खबर आई है कि आरबीआई ने डीबीएस के साथ मर्ज करने के लिए जो ड्राफ्ट ऑफ स्कीम है, जो ड्राफ्ट स्कीम ऑफ अमेलगमेशन है, उसको अनाउंस किया है। तो कैसा रिएक्शन कल हम एक्सपेक्ट करें प्रदीप इस स्टॉक पर? कल डिपॉजिटर्स के लिए तो राहत की खबर है, लेकिन इन्वेस्टर्स के लिए कैसे देखते हैं? देखिए, उस मर्जर के डिटेल्स वगैरह अभी तक सामने नहीं आए, तो इस पर कोई टिप्पणी करना थोड़ा मुश्किल है। अभी एनालिसिस को समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एनालिस्ट का मानना ये है कि यदि जो प्रक्रिया लगातार चल रही थी अभी तक कि फ्लिक्स कैपिटल या किसी ऐसे और बायर के साथ बातचीत चल रही थी मैनेजमेंट की, अगर उस तरह से कोई रास्ता निकल आता तो वो शेयर होल्डर्स के लिए ज्यादा बेहतर होता है। अब आमतौर पे देखते हैं कि इस तरह की जो डील्स फाइनली आरबीआई की ओर से ब्रोकर होती है उसमें शेयर होल्डर्स को इतना फायदा नहीं होता। आरबीआई और सरकार को ज्यादा इस बात की चिंता होती है कि डिपॉजिटर्स के हित का ख्याल रखा जाए। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूँ कि इस डील को लेकर के ज्यादा डिटेल्स अभी तक सामने नहीं आए हैं, तो जब वो और जानकारियां और एनालिस्ट का रिएक्शन मिलेगा तो हम इस पर आपको फिर से अपडेट देंगे। ठीक है, शुक्रिया प्रदीप ये डिटेल्स बताने के लिए। तो कल फोकस में रहेगा लक्ष्मी विलास बैंक, लेकिन हाँ जो डेवलपमेंट हुई है वो डिपॉजिटर्स के लिए तो डेफिनेटली पॉजिटिव है, लेकिन जो डिटेल्स डीबीएस मर्जर के साथ और रिवील होंगी उसके बाद थोड़ी क्लैरिटी मिलेगी इस डील से जुड़ी हुई लक्ष्मी विलास बैंक के पर्सपेक्टिव से। मानस हमारे साथ मौजूद है, एक क्विक कमेंट उनका ले लेते हैं। मानस, एक बार चार्ट्स तो इसके बहुत अच्छे नहीं है हालांकि, पर फिर भी आप लेवल्स बताइए ऊपर और नीचे की तरफ कौन से इंपॉर्टेंट रहेंगे लक्ष्मी विलास बैंक में? देखिए दीपाली जी, पहला जो स्तर है वो 14 रुपए का है नीचे के साइड पे। अगर स्टॉक 14 रुपए के नीचे फिसल जाए तब तो आपको बिल्कुल निकलना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद शायद 9 रुपए तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे। और ये व्यू टेक्निकली है, तो इस पे क्योंकि ये न्यूज ड्रिवन, कल हमें काफी न्यूज की वजह से उठापटक देखने को मिलेगी, लेकिन आपको 14 रुपए के स्टॉप लॉस रखना जरूरी है। और जहां तक ऊपर की बात है, मैं समझता हूँ यहाँ पर आपको फ्रेश ट्रेड तब तक नहीं लेना है जब तक स्टॉक 18 रुपए के ऊपर क्लोजिंग ना दे। ठीक है, तो लेवल्स आपको बताए हैं मानस ने। नीचे की तरफ 14 एक इंपॉर्टेंट लेवल है, ऊपर अगर ये चला तो 18 के लेवल्स पार करेगा तो ही कोई खरीदारी करने के बारे में सोचे।
उससे पहले लेवल्स आपको मिले हैं। लेकिन चलिए आगे बढ़ेंगे, आपके सवालों को करते हैं शामिल। ये शो ट्विटर फेसबुक पर लाइव भी है, तो अपने क्वेश्चंस आप हमें वहां भी भेज सकते हैं और अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। लेकिन कुछ कॉलर्स हमारे साथ मौजूद भी हैं। हमारे साथ पहले कॉलर बातचीत करने के लिए जेपी मेहता हैं दिल्ली से। मेहता साहब नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। मुझे लग रहा है इनसे बातचीत नहीं हो पा रही है। आईडीबीआई बैंक पर इनका सवाल है। मानस 550 शेयर इन्होंने खरीदे हुए 80 रुपए के भाव पर, जानना चाहते हैं अब क्या करें, तो क्या सजेशन होगा आईडीबीआई बैंक को लेकर। देखिए चार्ट्स तो क्लियर नहीं दिखते हैं, यहाँ पे कोई मेजर ट्रेंड नहीं दिखता है, तो बेटर ये रहेगा जहां पर क्लियरिटी है वहां निवेश करें। तो मैं इनको सजेस्ट करूंगा कि आईडीबीआई बैंक से निकल जाएं और जो भी इनको पैसा मिलता है उसको एचडीएफसी बैंक में डालें, क्योंकि देखिए लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे एचडीएफसी बैंक ने एक बहुत ही क्लियर ब्रेकआउट दिया है और यहाँ पर 1900 रुपए तक के लेवल्स बिल्कुल आने वाले समय में पॉसिबल है। तो आईडीबीआई बैंक से निकले और एचडीएफसी बैंक में निवेश करें। स्विच करने की सलाह है आईडीबीआई बैंक से एचडीएफसी बैंक में। नुकसान आपको काफी हो रहा है, लेकिन इस नुकसान की भरपाई एचडीएफसी बैंक के थ्रू हो सकती है। अगला सवाल हमें एसएमएस के जरिए मिला है रिको ऑटो पर। ये 500 रुपए की बाइंग है इनकी और 500 शेयर्स है, माफ कीजिए, 34 रुपए की खरीदारी है। पुनीत ने इनफैक्ट ये सवाल भेजा है दिल्ली से। बताइए मानस क्या सजेशन रहेगा, रिको ऑटो में 34 की बाइंग है, क्या करें अब। दीपाली देखिए पिछले करीब 3 से 4 मंथ में स्टॉक लगातार अपने 200 डे मूविंग एवरेज पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, जो इस टाइम पे 32 रुपीज के आसपास है। तो 32 रुपीज के ऊपर ही स्टॉक बुलिश होगा, लेकिन क्योंकि लोअर लेवल पे सपोर्ट है, मैं समझता हूँ इसमें आप बने रह सकते हैं। आपको एक स्टिक स्टॉप लॉस 27 रुपए का लगाना है। 27 रुपए के नीचे स्टॉक जाए तो आपको निकलना है, और अगर ये 200 डे मूविंग एवरेज ब्रेक कर लेता है जो कि 32 रुपए के आसपास है, तो शायद आपको 45 रुपए तक के लेवल्स आने वाले 3 से 4 मंथ में देखने को मिल सकते हैं। होल्ड कीजिए फिलहाल, लेकिन 27 के स्टॉप लॉस के साथ ये लेवल ब्रीच हो तो एग्जिट कीजिए, ना ब्रीच हो तो आप होल्ड कीजिए इस पोजीशन को। ऊपर की तरफ मानस ने बताया 35 के ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी है। यूको बैंक पर सवाल पूछने के लिए सौरभ है हमारे साथ लखनऊ से। सौरभ जी नमस्कार, बताइए क्वेश्चन। सर मेरे पास यूको बैंक है, जो मेरे पास 1000 शेयर है 70 रुपए के भाव पे। मुझे इसमें क्या करना है, क्योंकि काफी लॉस हो रहा है। लॉस तो काफी हो रहा है क्योंकि खरीदारी आपके 70 रुपए के आसपास की है, 11 रुपए पर स्टॉक आ चुका है। सिमिलरली आईडीबीआई बैंक जैसा हाल ही है, यूको बैंक का भी मानस नुकसान भरपूर है, क्या करें अब ये। देखिए अगर हम इस पीएसयू बैंकिंग में एसबीआई को छोड़ दें तो कोई भी ऐसे स्टॉक के चार्ट्स नहीं है जहां पर आपको ट्रेंड दिख रहा हो, जहां पर आपको बुलिश या बेरिश ट्रेंड दिख रहा हो। तो मैं इनको सजेस्ट करूंगा कि यूको बैंक से निकल जाए और जो भी पैसा मिले उसको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में डाले, अगर ये पीएसयू में बने रहना चाहते हैं तो। लेकिन अगर हम पूरे बैंकिंग की बात करें तो मेरा फेवरेट अभी भी प्राइवेट बैंकिंग नेम है, जैसे एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, वहां पे निवेश करना ज्यादा अच्छा है। लेकिन अगर पीएसयू में करना चाहते हैं तो केवल एक विकल्प है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सरकारी बैंकों में बने रहना है तो एसबीआई चुने। एल्स, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक मानस के प्रिफर्ड पिक्स हैं अक्रॉस बैंकिंग स्पेस में। जुगल अलवानी हमारे साथ आगरा से। जुगल जी नमस्ते, बताइए सवाल अपना। मैम मेरे पास HUL के 70 शेयर है, 70 शेयर, और बाइंग प्राइस है 2250। ओके, तो मैम क्या करना है आप बताइए। 2250 की खरीदारी है 2177 पर पूछ लेते हैं मानस से। मानस बड़ी क्वांटिटी है इनके पास, 2250 की इनकी होल्डिंग है, 2177 पर ये बंद हुआ है। आपके हिसाब से क्या सजेशन रहेगा, लेवल्स कौन से इंपॉर्टेंट है, सजेस्ट कीजिए। देखिए मैं सजेस्ट करूंगा कि हिंदुस्तान यूनिलीवर में बने रहे, 2000 रुपए का स्टॉप लॉस रखे, क्योंकि 2000 के आसपास काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट चार्ट्स पे दिखता है। पैटर्न को देख के लगता है कि शायद यहां से कुछ रिवर्सल के आपको साइन देखने को मिलेंगे और एक फिर से एक रैली रिज्यूम होगी। स्टॉक शायद 2500 या 2600 तक के लेवल्स दिखा सकता है। समय लगेगा शायद 2 से 3 मंथ का, लेकिन ट्रेंड खराब नहीं लगता है। तो मेरी राय में बिल्कुल बने रहना चाहिए, लेकिन आपको 2000 रुपए का स्टॉप लॉस जरूर रखना है। स्टॉप लॉस रखिए 2000 रुपए का, अपनी पोजीशन को होल्ड कीजिए। कृष्णा है हमारे साथ अब अहमदाबाद से फोन लाइन पर। कृष्णा जी नमस्कार, बताइए सवाल। जी गुड इवनिंग मैम। मैम मेरे पास में BEML का सवाल 230 शेयर था। 230 शेयर्स हैं आपका। परचेजिंग प्राइस क्या है BEML में? 627 मैम।
ठीक है, माइनस 627 का परचेसिंग प्राइस है BEML में, और इनका जो क्वांटिटी है वो 230 शेयर्स की है। तो क्या सजेशन रहेगा, इनके भाव के आसपास ही है स्टॉक, क्या करें अब? देखिए, चार्ट्स पे तो कोई रीजन समझ में नहीं आता है कि आपको स्टॉक में बने रहना है। मेरी राय में कभी कोई उछाल मिल जाए 650 के आसपास तो वहां पर प्रॉफिट बुक कर लें। यहाँ पर देखिए, ट्रेंड बुलिश तब होगा जब स्टॉक अपने 200 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक करेगा, जो कि 675 के आसपास है। तो बाउंस बैक पे 650 के आसपास प्रॉफिट बुक करें, और अगर आपको स्टॉक में बने रहना है, फिर से खरीदारी करनी है, तो 675 के ऊपर ही खरीदारी करें। ठीक है, अगले कॉलर हमारे साथ बातचीत करने के लिए पीयूष हैं बीजापुर से। पीयूष जी, गुड इवनिंग, बताइए क्वेश्चन अपना। गुड इवनिंग मैम, मेरे पास LIC हाउसिंग फाइनेंस के 20 शेयर है एट द प्राइस ऑफ 323.67। तो मुझे ये मेरा ये सवाल है कि व्हाट शुड बी माय नेक्स्ट स्टेप, कि होल्ड करूं क्या बेच दूं? मानस, बताइए क्या सजेशन है इनके लिए। LIC हाउसिंग फाइनेंस ऑलमोस्ट 324 की इनकी खरीदारी है, 314 पर बंद हुआ है। रख भी सकते हैं अगर आप सजेस्ट करें, और स्विच भी कर सकते हैं। देखिए, मैं समझता हूं कि रखना चाहिए, और उसका रीजन मैं आपको बताऊं कि काफी समय के बाद, कंसोलिडेशन के बाद, पिछले हफ्ते स्टॉक ने अपना 200 डे मूविंग एवरेज ब्रेक किया है। हालांकि उसके बाद पिछले 3-4 दिन से कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, बट यहाँ पर ट्रेंड पॉजिटिव लगता है। मेरी राय में LIC हाउसिंग में बने रहना चाहिए। आपको स्टॉप लॉस रखना है 290 का। ऊपर की तरफ 350 से लेकर 370 तक के टारगेट्स आने वाले 2 मंथ में देखने को मिल सकते हैं। होल्ड कीजिए 290 के स्टॉप लॉस के साथ और बने रहिए इस स्टॉक में। आकाश सिंह है कोलकाता से हमारे साथ। आकाश, बताइए क्या सवाल है आपका। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सर। सर, मैंने शॉर्ट टर्म व्यू से भारतीय एयरटेल के 475 के लेवल पे 100 शेयर लिए हैं, तो मैं इसमें बना रहूं या फिर प्रॉफिट बुक करके निकल जाऊं? मानस, बताइए 475 की खरीदारी है, 484 पर ट्रेड हो रहा है, रखें इसको भी या निकल जाएं? देखिए, बड़ी मुश्किल से इसने 200 दिनों का मूविंग एवरेज फिर से ब्रेक किया है। मेरे ख्याल से 2 मंथ पहले बड़ा डिसअपॉइंटमेंट हुआ था, स्टॉक ने एक अहम सपोर्ट को ब्रेक कर दिया था, लेकिन एक अच्छी वी शेप रिकवरी देखने को मिली है। मैं समझता हूं कि बिल्कुल आपको भारतीय एयरटेल में बने रहना है। 455 का स्टॉप लॉस रखिए, और पैटर्न को देख के लगता है जिस तरह इसने अपना 200 डे मूविंग एवरेज ब्रेक किया है कि शायद हमें 550 तक के लेवल्स आने वाले 1 से 2 मंथ में भारतीय एयरटेल में जरूर देखने को मिलेंगे। तारक शाह है हमारे साथ मुंबई से बातचीत करने के लिए। शाह साहब नमस्कार, बताइए क्वेश्चन अपना। गुड इवनिंग। माय क्वेश्चन इज, मैंने ONGC खरीदे है 2600 के प्राइस पे, 2600 शेयर 69 के प्राइस पे। तो उस पे अभी मुझे क्या करना चाहिए? होल्ड करना चाहिए और शुड आई सेल इट? मानस, बताइए क्या करें। ONGC 69 के इनकी बाइंग है, इनके भाव से ऊपर है ये स्टॉक, लेकिन जैसा ट्रेंड रहा है ONGC का, उसको ध्यान में रखते हुए क्या सजेशन होगा? निकल जाएं तो छोटे से मुनाफे के साथ, रखें इसको? मैं समझता हूँ दीपाली जी, बने रहना चाहिए। देखिए, काफी समय के बाद कुछ रिवर्सल के साइन देखने को मिले हैं। केवल एक हर्डल दिखता है, और वो है 100 डे मूविंग एवरेज का, क्योंकि मेरे ख्याल से जून से इसने 100 डे मूविंग एवरेज ब्रेक नहीं किया है। लेकिन इस बार के पैटर्न्स को देख के लगता है कि अगर मोमेंटम बना रहा मार्केट में, तो शायद ONGC अपने 100 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक करेगा, जो कि शायद 73-74 के आसपास है, और कोशिश करेगा अपने 200 डे मूविंग एवरेज को टेस्ट करने की, जो कि 82 के आसपास है। तो मेरे हिसाब से बने रहे, 69 का स्टॉप लॉस रखें। तो अपने बाइंग प्राइस का ही स्टॉप लॉस रखिए, इस पोजीशन को होल्ड कीजिए, लेकिन जो लेवल्स मानस ने बताए हैं उन पर ध्यान दीजिए। फिलहाल 71.30 पर ही हुआ था बंद, तो बने रहिए इस पोजीशन में। हमारे साथ सिद्धार्थ हैं राजकोट से। सिद्धार्थ जी नमस्कार, बताइए। हाँ, तो मैंने 50 शेयर्स लिए थे BPCL के एट 405 रुपीज। सो मेरे को क्या करना चाहिए? शुड आई सेल इट और शुड आई होल्ड इट? मानस, 405 की खरीदारी है, BPCL में 394 पर बंद हुआ, तो 10 रुपए नीचे है इनकी खरीदारी से। क्या सजेशन आपका रहेगा? BPCL में रखें तो फिर स्टॉप लॉस कहाँ मेंटेन करें, और क्या स्ट्रैटेजी हो इनकी? देखिए, लास्ट सेशन के मूव के बाद डिसअपॉइंट किया स्टॉक ने, क्योंकि BPCL में एक ब्रेकआउट देखने को मिला था सैटरडे के सेशन में। उसके बाद स्टॉक ऊपर टिक नहीं पाया, और एक पैटर्न जो है, अगर डेली चार्ट देखेंगे
तो निगेटिव पैटर्न बनाए। लेकिन फिर भी क्योंकि स्टॉक 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर बना हुआ है, मैं समझता हूं चांस लेना चाहिए। आप अपनी पोजीशन में बने रहिए और 385 का स्टॉप लॉस रखिए। अगर ये एक बार रिवर्स होगा तो शायद हमें 420 और 425 तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो होल्ड कीजिए 385 के स्टॉप लॉस के साथ, बने रहिए। पॉसिबिलिटी है कि ऊपर जाए स्टॉक, तो इसलिए होल्ड करने की सलाह है। फौजिया ने हमें सवाल भेजा है, भोपाल से, फोन लाइन पर है हमारे साथ। नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्कार, मैं सबसे पहले तो थैंक यू बोलूंगा आपको, दीपाली मैम और सुनील सर को। सबसे पहले उन्होंने लखपति बना दिया दिवाली पे। हमें संगम आयल खरीदवाए थे पहले, जो दिवाली पे हमने बेच दिए। 320 के भाव में खरीदे थे। कांग्रेचुलेशंस आपको, धन्यवाद बहुत। और हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आवाज आ रही है आपको। आप अपने टीवी की वॉल्यूम कम कीजिए, तभी आप हमें सुन पाएंगे, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि कांग्रेचुलेशंस आपको, आपने सीएनबीसी आवाज के जरिए मुनाफा कमाया। और कोशिश हमारी यही होती है कि ऐसे आइडियाज आपके साथ शेयर किए जाएं जिसके जरिए आपको फायदा पहुंचे। अभी कौन सा स्टॉक लिया हुआ है आपने? शेयर दिलवाया, और सुबह सुबह भी आपने सिर्फ एक फ्लैश सुबह सुबह आपने आइडिया की एक फ्लैश लाइन चलाई और उससे 20,000 रुपए कमा दिए आपने। सिर्फ एक लाइन चलाई, हमने खरीदा और टॉप लगा और जब बेच दिया। सीएनबीसी आवाज नंबर 1 चैनल। दिवाली पे आपने लखपति बना दिया हमें, सोचिए। और मैंने अभी जो सुबह खरीदे, हालांकि थोड़ा सा 5 से 1,000 रुपए का नुकसान है। कोई कौन सा स्टॉक है आपके पास? जीएमडीसी है आपके पास? मानस, जीएमडीसी है इनके पास अभी पोर्टफोलियो में। 46 की इनकी खरीदारी है। जानना चाहते हैं ये क्या करें? टीवी के जरिए हमारी आवाज सुन रहे हैं, इसलिए इनका कॉन्वर्सेशन डिले हो रहा है। तो आप सजेस्ट कीजिए क्या करना है जीएमडीसी में। देखिए, बहुत ही क्लियर और बेहतरीन वॉल्यूम्स आज देखने को मिले हैं और एक क्लियर ब्रेकआउट देखने को मिला है चार्ट्स पे। मेरे ख्याल से 42 रुपए के आसपास बॉटम बनाया था। उसके बाद आज स्टॉक ने 100 डे मूविंग एवरेज बेहतर वॉल्यूम्स के साथ ब्रेक किया है। तो मैं तो समझता हूँ कि स्टॉक में अब शायद 52 और 53 के लेवल्स को टेस्ट करने का पोटेंशियल है। तो बिल्कुल बने रहने की सलाह रहेगी और 42 का स्टॉप लॉस रखें। 42 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कीजिए अपने इस पोजीशन को। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं और जब लौटेंगे तो फेसबुक के जरिए आपके जो क्वेरीज हमें मिल रही हैं उनको क्विकली शामिल करेंगे। मानस हमारे साथ बने हुए हैं, चल वापस आते हैं।
आप देख रहे हैं कल का बाजार। मानस जायसवाल हमारे साथ बने हैं आपके से भी क्वेश्चंस के आंसर्स को देने के लिए। फेसबुक पे भी ढेर सारे सवाल मिल रहे हैं, तो कुछ क्वेरीज वहां की क्विकली पिक करते हैं। वसंत ने एक सवाल भेजा है मुंबई से। साइन पर इनका सवाल है 2500 शेयर 395 के प्राइस पर खरीदे हुए। बताइए मानस। 395 के रेट पे खरीदे तो बिल्कुल बने रहना चाहिए। 400 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखता है, उसके नीचे स्टॉप लॉस रखें, और अगर 1 से 2 मंथ का टाइम फ्रेम होगा तो शायद 475 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। नेट्स गुप्ता ने सवाल भेजा है एलेंबिक फार्मा पर 200 शेयर्स खरीदे हुए 980 के प्राइस पर। देखिए एलेंबिक फार्मा में कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है और स्टॉक लगातार 100 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले रहा है, तो 949 का स्टॉप लॉस रखिए, बने रहिए। 1000 के ऊपर जब भी निकलेगा तो शायद हमें 1050 और 1075 तक के लेवल्स भी देखने को मिलेंगे। निर्भय कुमार ने सवाल भेजा है हरिद्वार से अदानी ग्रीन्स 1000 शेयर है, 435 का प्राइस है, जानना चाहते हैं बेच दें या फिर रखें। बिल्कुल बने रहे। हाई टॉप हायर बॉटम चार्ट पे बहुत क्लियर दिख रहे हैं, आपको बने रहना है। स्टॉप लॉस 1010 के आसपास रखना है और ऊपर की तरफ 1180 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। अनीता भाटिया ने एक सवाल भेजा है डाबर इंडिया ये खरीदना चाहती हैं, जानना चाहती हैं कौन सा बेहतर लेवल होगा एंट्री लेने का। देखिए इंतजार करिए, जब ब्रेकआउट देखने को मिले 530 के ऊपर तभी आपको डाबर में खरीदारी करनी है, और उस केस में 510 के नीचे स्टॉप लॉस रखिए और टारगेट करीब 575 से लेकर 585 की रेंज में रहेंगे, लेकिन खरीदारी 530 के ऊपर ही करनी है। 530 के ऊपर ही बाय करना है डाबर। करण वत्स ने सवाल भेजा है आरबीएल बैंक 100 शेयर्स इन्होंने खरीदे हुए हैं, इनका परचेसिंग प्राइस 207 रुपए का है। देखिए बेहतरीन चार्ट्स हैं और स्टॉक अपना 200 डे मूविंग एवरेज टेस्ट कर रहा है। आई थिंक बने रहना चाहिए। 200 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए, 235 के टारगेट सेट करिए। पीयूष ने एक सवाल भेजा है एचडीएफसी एएमसी 100 शेयर्स 2900 के प्राइस पर, व्यू इनका लॉन्ग टर्म है। देखिए काफी समय के बाद स्टॉक ने अपना 200 डे मूविंग एवरेज ब्रेक किया है, तो मैं तो समझता हूं कि लॉन्ग टर्म के लिए बने रहा जा सकता है। 3100 तक के टारगेट्स पॉसिबल है और नीचे की तरफ आपको 2300 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस रखना है। ठीक है। इसके अलावा एक सवाल आया है विप्रो पर, राजकुमार ने भेजा है 345 के भाव पर 2000 शेयर्स इन्होंने विप्रो में खरीदे हुए हैं, 1 साल का पर्सपेक्टिव है विप्रो पे। इनफैक्ट कुछ और क्वेरीज भी हैं जो जानना चाहते हैं कि एंट्री किस लेवल पर करनी चाहिए अगर नई खरीदारी करनी हो तो बताइए मानस। देखिए लॉन्ग टर्म का व्यू है तो बने रहे, क्योंकि लॉन्ग टर्म में मैं समझता हूँ स्टॉक में करीब 425 430 तक के लेवल्स को टेस्ट करने का पोटेंशियल है, और बने रहिए। और स्टॉप लॉस आपको 325 के नीचे रखना है, जो कि 50 डे मूविंग एवरेज है। लेकिन ध्यान रखिए जब भी ब्रेकआउट देखने को मिले 352 353 के ऊपर, तो आप शॉर्ट टर्म के लिए भी खरीदारी कर सकते हैं। उस केस में आपको 25 से 30 रुपए का मूव देखने को मिलेगा। होल्ड कीजिए और नई खरीदारी भी कर सकते हैं। मानस ने लेवल्स आपको बताए हैं। तो क्वेरीज तो इतनी ही शामिल करेंगे, लेकिन अब बात करेंगे सीएनबीसी आवाज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के खास मुहिम इन्फॉर्म इन्वेस्टर के बारे में। एक लंबी ड्राइव पर जाने से पहले हम ये सुनिश्चित करते हैं कि गाड़ी के सभी पुर्जे बेहतर स्थिति में है या फिर नहीं, ताकि आगे जाकर कोई परेशानी ना हो। उसी तरह हमें अपने निवेश को सुरक्षित रखने के लिए समय समय पर पावर ऑफ अटॉर्नी की जांच करने की जरूरत है। यदि आपके ब्रोकर की वजह से आपके डीमैट खाते में कोई खामी है तो आप मुसीबत में फंस सकते हैं। इसीलिए आपको समय समय पर अपने डीमैट खाते को चेक करना चाहिए कि आपके जरिए खरीदे गए शेयर्स या फिर म्यूचुअल फंड यूनिट्स आपके ब्रोकर द्वारा आपके खाते में जमा किए गए हैं या फिर नहीं। मानस आप क्या कमेंट करेंगे इस पर? देखिए मैं तो समझता हूं कि आप चाहे ट्रेडर हो चाहे आप इन्वेस्टर हो, आपको डीमैट खाते तो ऐसे ही चेक करने चाहिए जैसे आपको अपने बैंक खाता चेक करते हैं। उसी तरह आपको डीमैट अकाउंट में भी चेक रखना चाहिए कि कहीं आपके जो शेयर खरीदे हुए हैं वो वहां पर है या नहीं है। ऐसा तो नहीं कि वो ब्रोकर ने वहां पर एंट्री नहीं उसकी की है, इसलिए ध्यान रखिए डीमैट अकाउंट हमेशा चेक करते रहिए। तो डीमैट अकाउंट को समय समय पर चेक कीजिए। जितना सही स्टॉक्स को चुनना जरूरी है सुरक्षित निवेश के लिए, उतना ही जरूरी है अपने खाते को रेगुलरली मॉनिटर करना। शुक्रिया मानस, आप आए शो में सभी सवालों के जवाब दिए। कोई डिस्क्लोजर आपकी ओर से? देखिए दीपाली जी, जिन स्टॉक्स के बारे में बात हुई है इसमें किसी में भी पर्सनल होल्डिंग नहीं है, बट अपने क्लाइंट्स को एडवाइस किए हो सकते हैं। शुक्रिया आपका सभी स्टॉक्स पर अपनी राय देने के लिए और क्वेरीज को आंसर करने के लिए। तो इसी के साथ कल का बाजार में इतना ही। नई खबरों पर लगातार अपडेट के लिए सीएनबीसी आवाज से जुड़े रहिए, ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब के जरिए। नमस्कार।